नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। भारत बंद ने भारत को हाईजैक कर लिया। लोगों में इस आंदोलन का भय हो गया और हालत यह हो गई कि जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी और एक तरह का पूरे हिंदुस्तान में के कई राज्यों में भय का वातावरण बन गया। इस पूरे स्थिति को हम क्या कहें? क्या अपने अधिकारों के लिए इस तरह का आंदोलन उचित है? यहां बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में कि क्या जो हमारे दलित भाई बहन हैं, इस तरह का आंदोलन उचित है? क्या हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो केवल वोट बैंक के लिए इस तरह की पूरे जो वाक्य होते हैं उनका इस्तेमाल करती हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 2 अप्रैल 2018 का दिन भारत के इतिहास में काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट में बदलाव के फैसले को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया और इस दौरान देश के कई हिस्सों में इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दिन भारत की सामाजिक समरसता छिन्न भिन्न होती नजर आई। यह आंदोलन दलित संगठनों के आह्वान पर निकला, लेकिन ऐसी भीड़ में तब्दील हो गया जिसने कानून को धत्ता बताते हुए हिंसा का रूप धर लिया। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार हमेशा इस अधिनियम को सुचारू रूप से लागू रहे, ये इसके लिए हमने प्रावधानों को नए कर उसका सरलीकरण करके इससे पीड़ित लोगों को बड़ा त्वरित गति से न्याय मिल जाए, इसका प्रावधान किया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी इस अधिनियम को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, बेबुनियाद है। केंद्र सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार याचिका लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख हाल फिलहाल साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस फैसले को अभी तुरंत नहीं बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए 2 दिन का समय दिया है और 10 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। लेकिन स्थिति जब पैदा हुई और राज्य की सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह विफल रही, एहतियाती कदम उठाए नहीं गए और हमें लगता है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जब एक पार्टी की है, इस मुद्दे को पहली बार संज्ञान में लिया गया 20 मार्च को। उसके बाद 2 हफ्ते तक सरकार ने कोई कदम उठाया नहीं और आज पूरे उत्तर भारत और पूरे देश भर में जिस प्रकार का एक टकराव का जो वातावरण बना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। भारत में दलित कुल आबादी के 1/4 हैं। राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा इनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनकी आवाज को बुलंद किया, लेकिन सत्ता ने हमेशा वोट के रूप में दलित समुदाय का इस्तेमाल किया। इस हिंसात्मक आंदोलन के बाद भी सियासत ने अपना रंग जमकर दिखाया, तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम बखूबी किया गया। हक और हुकूक की बात करना लाजमी है, लेकिन हिंसा और भय का माहौल इस आंदोलन से बना वो किसी भी कीमत पर सही नहीं कहा जा सकता है। देश में अगर असल में समरसता पैदा रखनी है तो विरोध में हिंसा नहीं, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और वोट की सियासत को हराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो जिस तरह से ये पूरा आंदोलन हुआ और देश के कई राज्यों में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, राजनीतिक पार्टियां चाहे कितना ही दावा कर लें कि हम दलितों के साथ हैं और इस पूरे मामले के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी बीजेपी को कोसते हैं तो बीजेपी कहती है कि आखिर कांग्रेस ने दलितों के लिए क्या किया है? क्या कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को वो सम्मान दिया जो हमने, बीजेपी ने जिस तरह से भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया? तो आखिर इस तरह की राजनीति का क्या मतलब है? और वोट बैंक के लिए क्या दलित जो है, क्या वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? मेरे साथ यहां बीजेपी से लक्ष्मीकांत जी हैं। मेरा पहला सवाल लक्ष्मीकांत जी आपसे यही है कि इतनी बड़ी स्थिति इस आंदोलन में भारत बंद के दौरान खराब हो गई। पहली बात तो ये सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, पुलिस जो थी पूरी तरह नाकाम साबित हुई इसमें। क्या अंदाजा नहीं लगा पाई सरकार की इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है और इस तरह से लोग जब आएंगे सड़कों पर तो इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं?
देखिए, पुलिस कहीं नाकाम नहीं रही, पुलिस ने बखूबी अपना काम किया है और जहां जहां पुलिस की आवश्यकता थी पुलिस ने मुस्तैदी काम किया, लेकिन जिन लोगों ने इसमें छुपे एजेंट के माध्यम से इसमें हिंसा फैलाने का काम किया, जो न एससी के थे न एसटी के थे, जिनका न इससे कोई लेना था न कोई देना था, उन कई सारे असामाजिक तत्वों ने इसमें जिस प्रकार से घुस करके और हिंसा फैलाने का काम किया है, उसके कारण यहाँ पर हिंसा फैली है। मेरा सीधे तौर पर मानना है कि जो परिस्थितियां बनी उसमें किसी प्रकार का जिन लोगों दंगा फैलाया वे किसी जाति विशेष के नहीं थे, वे दंगाई थे और वे दंगा करने की नियत से वहां पर आए थे और देश का स्वार्थ का माहौल बिगाड़ने के लिए उस रैली के अंदर या उन लोगों के बीच में आकर छिप गए थे। लेकिन पुलिस ने अपना काम बखूबी करने का प्रयास किया। पुलिस ने कहीं भी ऐसा बहुत बड़ा लाठीचार्ज किया हो, गोली चलाने का काम किया, ऐसा पुलिस ने नहीं किया। जहां तक पुलिस की कोशिश थी समझाइश के आधार पर और लाठीचार्ज या इस तरह का काम, लाठीचार्ज जहां जरूरत पड़ी वहां किया, लेकिन पुलिस ने पहला काम किया कि शांति के माध्यम से शांति बनी रहे, इस बात की व्यवस्था करने का। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, आप तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस पूरी भीड़ में कुछ ऐसे लोग घुस आए थे जो कि पूरे माहौल को अराजकता में पैदा करना चाहते थे। भाई भीड़ तो जो आई थी वो एक आंदोलन के रूप में आई थी, उनका एक मकसद था कि जो SC/ST एक्ट में बदलाव है उसका विरोध था, इसी उस मामले को लेकर भीड़ सड़कों पर थी। तो किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग घुस आए जो केवल उनका उद्देश्य ही ये था कि बुरा माहौल खराब करना? मैं नहीं समझता हिंदुस्तान का जो जनमानस है, हिंदुस्तान की जनता या SC/ST का वर्ग जो है, मैं कभी अशांति फैलाने की बात करता हूँ, अशांति की ओर अग्रसर होता हूँ। जब तक कुछ लोग असामाजिक तत्व किन्हीं किन्हीं आंदोलन में प्रेरित होकर के आते हैं और वे वहां पर आकर के आगजनी इत्यादि घटनाओं करते हैं जिससे पूरा जो माहौल होता है वो खराब होता है। उसी कड़ी में कुछ लोगों ने पूरे देश भर में कई स्थानों पर कहीं से विभिन्न शहरों में इसको खराब करने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से उसकी निंदा की जाती कम है। और जिस प्रकार से पुलिस ने अपना काम पूरे क्षेत्रों में करने का प्रयास किया था और लगातार पुलिस का प्रयास था कि हिंसा कम से कम फैले और कम से कम घटनाक्रम हो, कम से कम पुलिस बल का उपयोग करना पड़े, उसमें शायद पुलिस कामयाब रही और पुलिस ने कम से कम गोली और कम से कम लाठी का प्रयोग इस पूरे आंदोलन में किया है। शांति की लगातार अपील की और पुलिस ने जिस प्रकार से संयम बरता है और पुलिस ने काफी संयम बरतते उस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। तो जो राजनीति अब शुरू हो गई है, जिस पर जो कांग्रेस जो अपना एक उनका एक सोच हो सकती है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी कहा कि बीजेपी का जो काम है वो बीजेपी हमेशा दलितों को दबाती आई है। आखिर ये जो राजनीति, इस माहौल पर भी राजनीति शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? बीजेपी अपना प्ली दे रही, बीजेपी अपना उदाहरण दे रही है, कांग्रेस अपने तरीके से बात कर रही है। मैं यहाँ पर इस राजनीति की बात करना नहीं चाहता, बात करने का विषय नहीं कि राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दिया है, किसी भी राजनीति हो रही है ना, एक मिनट, राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दिया है निश्चित रूप से एक अच्छी विपक्षी दल के नेता का स्टेटमेंट वो नहीं हो सकती। उन्हें शांति की अपील करनी चाहिए थी, उन लोगों को कहना था, क्योंकि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, सरकार का निर्णय नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय उसके खिलाफ और उसके बारे में यदि कोई नेता प्रतिपक्ष जो सबसे बड़ी जो बाद में सेकेंड नंबर की पार्टी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार के बयान देता है तो निश्चित निंदनीय है। और जिस प्रकार का उनको ये कहना चाहिए था कि शांति बनाए रखें, कोर्ट ने अपना काम किया, कोर्ट में सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, धैर्य रखें, इंतजार करें। लेकिन जिस प्रकार उकसाने का माहौल कांग्रेस ने किया, वह निश्चित राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, कहीं न कहीं उनके अंदर वोटों का ध्रुवीकरण का प्रयास भी उनका उद्देश्य वहां पर हो सकता है, ज्यादा मैं सोचता हूं। लेकिन राहुल गांधी का स्टेटमेंट निश्चित रूप से इस देश में अराजकता का माहौल फैलाने के लिए काफी था। मेरे साथ तो इस डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, कांग्रेस से मनोज मुदगल साहब हैं और दलित अधिकार केंद्र से लंबे समय से दलितों की आवाज बने हुए और दलितों के अधिकार के लिए बात करते हैं सतीश जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सतीश जी के पास जाना चाहूंगा। सतीश जी, देखिए, जो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां दलितों की पैरोकार होने का दावा करती हैं। और अगर स्थितियों पर हम गौर करें, हम पिछले भी कुछ सालों में अगर देखें तो लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो ऊना की घटना हो, चाहे हैदराबाद में रोहित वेमुला का मामला हो, या किसी दलित के घर को जला देने का मामला हो, या दलित महिला के साथ बलात्कार का मामला हो, ये सब इन्हीं सरकारों के कार्यकाल में हुआ है। क्या केवल आप वोट बैंक के माध्यम बन के रह गए हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए? नहीं, बिल्कुल वोट बैंक के माध्यम बनने के लिए, लेकिन एक मैं बताऊं आपको सबसे पहले, SC/ST एक्ट का जो इतिहास है, आप देखिए, इतिहास है, इतिहास अपने आप में ये है कि एक्ट आया कैसे। देखिए आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 17 है वो आया और उसके बाद आया एक नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और उसमें छुआछूत को एक अपराध घोषित कर दिया गया। लेकिन 1976 में उसमें भी संशोधन किया गया और फिर और कठोर प्रावधान करे। लेकिन 55 से लेके 89 तक आप देखेंगे तो बहुत कम आप देखेंगे कि जो सजा का प्रतिशत वो भी बहुत कम है, छुआछूत बहुत कम हटी। तो SC/ST देखिए जो 5000 साल से दबाए हुए हैं
उनको जब तक, क्योंकि SC/ST है, एक्ट है, SC/ST कानून है, ये पूरी अस्मिता का सवाल है, ये पूरी गरिमा का सवाल है, ये उनके जीने के अधिकार का भी सवाल है। तो जीने के अधिकार का सवाल है जहां तक, तो ये अभी तो इस जो एक्ट है, इस एक्ट का तो लागूकरण ही शुरू नहीं हुआ है। और जहां तक पॉलिटिकल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात पे चिंता करनी होगी कि देखिए इस एक्ट को एनेक्टमेंट हुए और बने 29 साल हो गए हैं, लेकिन 29 साल के बाद चाहे किसी की भी सरकार रहे हो, आज भी मैं बताऊं, एक इसमें हाई पावर मॉनिटरिंग विजिलेंस कमेटी की बैठक होती है और उसमें रूल 16 के तहत होती है, उसमें और जो CM होते हैं वो उसके चेयरपर्सन होते हैं, और उसमें हर प्रत्येक 6 महीने में मैंडेटरी का प्रावधान है। लेकिन पिछले 2012 से एक भी मीटिंग नहीं हुई है, तो अत्याचारों पर रोक कैसे लगे साहब? आप देखिए, ऐसे ही पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन फेयर कोई है नहीं। देखिए इन्वेस्टिगेशन फेयर यदि होती तो मेरे ख्याल से इस एक्ट में देखेंगे कन्विक्शन बहुत ज्यादा होता। आप देखेंगे जैसे कि इतना ज्यादा, मतलब वो गांव में आज भी छुआछूत, आज भी आप आए दिन देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि कितने NCRB के आंकड़े भी बताते हैं कि अत्याचार कितना बढ़ रहा है। ठीक, लेकिन आपने जब कहा कि जिस तरह से इस एक्ट को आपने लेकर पूरी बात कही और मीटिंग नहीं होना, ये सब चीजें जाहिर करती हैं कि इसके प्रति एक गंभीरता नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब भारत बंद की बात हुई, भारत बंद ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, पहले भी बहुत से संगठन भारत बंद या इस तरह की चीजें होता रहा है भारत, लेकिन इतनी हिंसात्मक स्थिति हो गई। क्या आप लोगों की लीडरशिप जो थी इस आंदोलन को लाने के, जो जिनके पर जिम्मेदारी थी, वो उस जिम्मेदारी को निभा ही नहीं पाए? हालत देखिए आपकी, जो ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहां लोग डरे सहमे नहीं छुपे हों। देखिए एक मैं बताऊं, मैं तो राजधानी जयपुर की बात कर रहा हूं अभी आपसे। देखिए एक तो पहले हमें ये एक थोड़ा ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि देखिए ये सुमोटो भारत बंद था, इसमें कोई लीडरशिप थी नहीं। जो एक्टिविस्ट जहां पे काम कर रहा था, मैं समझता हूं ये पूरा आप देखेंगे SC/ST एक्ट और उसके प्रति पूरा आक्रोश, एक ये पूरा आक्रोश, और आप देखेंगे हमने भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा कि ये पूरा शांति मार्च होगा पूरा, और ये पूरा इसके पीछे वही था कि इस एक्ट को सरकार, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में ज्यादा दम नहीं, तो पूरा या तो ऑर्डिनेंस लाए या फिर लार्जर बेंच को भेज के, ताकि स्थायी समाधान हो। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि एक अस्मिता की लड़ाई का एक्ट, क्योंकि ये विश्व का सबसे तो शांति की आपने अपील की थी, लेकिन शांति तो रही नहीं ना। यही तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इतनी ज्यादा अशांति हो गई कि अगर आप देखें, लोगों ने 10 लोगों ने लगभग अपनी जान गंवा दी इसमें, अलग अलग जगह आगजनी की घटनाएं हुई, तोड़फोड़ हुई, जबरदस्त व्यापारियों से लूटपाट की गई। ये इस आक्रोश से क्या लेना देना था? देखिए जो रैली में आए थे, जो भी कार्यकर्ता आए थे, जो भी एक्टिविस्ट आए थे, उन लोगों का कतई ऐसा ना तो मनसा थी और ना ही कोई ऐसा उन्होंने कोई वो किया। देखिए ये तो जो रैली में क्योंकि आप देखेंगे कई सारे, देखिए ये तो मास रैली थी, कोई ये तो है नहीं कोई 1000 आदमी हो, 2000 आदमी, तो पूरा मास रैली थी। इसमें कई सारे जो अराजक तत्व वो आए, उन्होंने ये तोड़फोड़ करी है और उन्होंने ही वो सब करी है। जैसे कि मैं कल का उदाहरण दूं, मैं खुद आई विटनेस हूं, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिनगर थाने में, और जो गाड़ियों की तोड़फोड़ की निश्चित है वो निंदनीय है, लेकिन जो फेस ढके थे और जो लोग चले गए, लेकिन फिर पुलिस ने पकड़ा किनको, जो कि पीछे आ रहे थे, उनको लाठी देके पकड़े। जब वहां पे एक वकीलों का डेलीगेशन सिर्फ नाम पते पता करना गया, तो उनको धक्के मार के बाहर कर दिया। लोकल जो रेजिडेंट है उनको पूरा उनके प्रोटेस्ट में खड़ा कर दिया गया कि ये देखो इन्होंने तोड़वाया, इन्होंने कराया, जबकि ये तो पूरा, क्योंकि रैली का पूरा ऐसा मकसद नहीं था कि ऐसा कोई अराजक फैलाना, ऐसा कोई हिंसा कारित करना, वो तो कुछ अराजक तत्व में जिन्होंने आके ये हिंसा फैलाई है। और देखिए अराजक तत्वों के कारण नहीं हुआ, लेकिन जो लोग रैली में शामिल थे, जो रैली में इस बात का विरोध कर रहे थे, SC/ST एक्ट के विरोध, वो इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए। ये क्यों नहीं कहते हैं आप सीधे कि वो अपना ध्येय भूल गए कि वो किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर? देखिए एक और मैं कहूंगा, देखिए सरकार के पास सारा इंस्ट्रूमेंट है, इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। देखिए जो केस बुक हुए हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो जाए। आजकल तो साइंटिफिक मैनर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन थे कौन नहीं थे। तो साइंटिफिक मैनर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक जिस तरह से अब जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पूरे माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया, उसके बाद राहुल गांधी अपनी तरीके से एक बयान देते हैं, बीजेपी की तरफ से अपना बयान आता है कि वो दलितों के प्रति संवेदना रखते आए हैं। क्या आप जो हालात दिख रहे हैं आपको, जिस तरह से खाई एक बीच में सामाजिक खाई भी बनती जा रही है या बन सकती है आगे जाके, ये क्या आपको क्या लगता है कि केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इनको? देखिए सुधांशु जी, जिस प्रकार से SC/ST के एक्ट में संशोधन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है,
तो कोर्ट का माध्यम इनको भी अपनाना चाहिए। ठीक है। कोर्ट के ऊपर विश्वास सबको रखना चाहिए, अपनी वहां पर सारी बातें कहनी चाहिए। अब रिव्यू पिटीशन सरकार ने तय कर दी, रिव्यू पिटीशन में चले गए। आपको आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन करिए, आपको सब कुछ अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। आपको हिंसा फैला करके ये जता देने का कि हम ताकतवर है, ये चीजें जब आ जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया आज हो रही है ना प्रदेश में। आज फिर देखिएगा हिंडौन फिर जल उठा। इस शांति प्रिय देश में, शांति प्रिय प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण, इनको जिस प्रकार का भय और आतंक फैला करके अपने अधिकारों का अगर चाहिए, तो ये नीतिगत किसी भी कीमत पे ये भी सही नहीं मानते, क्योंकि हो सकता है कि सभी लोग तो दंगाई नहीं हो सकते उसमें। जिस प्रकार की कल घटना हुई, अब आप देखिएगा कोर्ट परिसर में या सड़कों पर गाड़ी खड़ी है, वो ना तो किसी की पता नहीं है कि मेरी है या किसी जातिगत आधार पर तय नहीं कर सकते गाड़ी किसकी है। आपने कांच तोड़ दिए, बच्चों को एग्जाम जाने से रोका। आप देखिएगा, आप अपना विरोध कीजिए, आपको प्रदर्शन करना, प्रदर्शन कीजिए। आपको निश्चित रूप से दुकानें बंद कराने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और नहीं करना तो मत करने दीजिएगा, आगे बढ़िए। कई जगह देखिए कि हम अपने अधिकारों के लिए आपसे निवेदन करें, आप नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हम आगे जाएंगे। अगर आप प्रतिक्रिया करने लगेंगे क्रिया, तो उसकी प्रतिक्रिया दोनों तरह से होगी, तो उसमें आप अपने मकसद से तो छूट जाएंगे। बिल्कुल। और आप जिस प्रकार की घटना हो गई, आज हम और आपस में रह रहे हैं शहर में, तो कई SC ST का कोई वजूद होता ही नहीं, आपस में रहते हैं कि हम आपस में रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये किस जाति का, मैं किस जाति का हूँ। गांव में कुछ है आज भी, लेकिन आप अपने अधिकारों के लिए कानूनी तौर पे कहिए ना। आपके कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं? आपने जो आप कही कि हमारे 2012 से बैठकें नहीं हुई, क्या विधानसभा में आपके प्रतिनिधि बोले क्या इस बारे में? क्या संसद में आपने इसकी आवाज उठाई? क्या नहीं उठाई? अगर आपके लोग जो चुन करके आप भेजते हो जिन प्रतिनिधियों को कि हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, आपका प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो आप उनको चुन करके भेजते ही क्यों? तो ऐसी स्थिति में आपको सोचना पड़ेगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि हमारे अधिकारों के लिए एक्ट की संरक्षण के लिए दिया गया, लेकिन उसका संरक्षण प्राप्त नहीं हो पा रहा। देखिएगा कि उसका दुरुपयोग कौन कर रहे हैं? शक्तिशाली लोग उसका दुरुपयोग करवा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो 70% जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा व्यक्ति कभी भी दुरुपयोग नहीं करता, अपने अधिकारों के लिए कभी उसका उपयोग उसके शोषित हो रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसमें दो राय नहीं। लेकिन एक इस प्रकार से माहौल फैला देना कि हमारे हिंदुस्तान में हमको बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में सबको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरा और आपका नहीं है। वहां पर आप तथ्यों के आधार पर जाएंगे और आप बताएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है, संसद है, संसद में आप आवाज उठवाइए, विधानसभा में आवाज उठा के अपनी बात को मनवाने का प्रयास कीजिए। आइए सड़कों पर, कोई दिक्कत नहीं, शांतिप्रिय तरीके से आप प्रदर्शन कीजिए, जाइए, आइए, सारी बात कीजिए, ज्ञापन दीजिएगा। वो माहौल वो ही मिलता है आपको। अब 10 लोग किसके मारे गए, कोई वहां जाति नहीं देखी जाती। जब मरता है तो कोई भी मर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो घटना, अब कितने 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, इनका खुद का भी नुकसान। ऐसा नहीं है कि मेरा ही नुकसान होगा। आज देखिएगा हिंदौन में क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, ये चीजें जो माहौल बिगाड़ने वाली है, जो खाई को गहरा करने वाली है, इसमें राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने निश्चित रूप से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि कहना ये चाहिए थी कानूनी तौर पर लड़ाई लड़िएगा, और सारी बातें जब आपको जिस प्रकार का अधिकार दिया उस अधिकार का संरक्षण मिले, हम भी चाहते हैं। गलत अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये देश ऐसा नहीं है कि जो उसके शोषण हो रहा है आप उसको देखते रहेंगे। कई जगह पर ऐसा होता है, उसको रोका जाना चाहिए प्रभावी ढंग से। जिस प्रकार से कहा कि 2012 से बैठकें नहीं हो रही है, तो आपके प्रतिनिधि कर क्या रहे हैं आखिर? तो ऐसी स्थिति में सबको वातावरण सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मनोज जी, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि जब ये पूरी घटना हुई तो राहुल गांधी साहब का ट्वीट आता है कि इस घटना के प्रति जिस तरह से वो हिंसा के ऊपर, फिर वो कहते हैं कि हम दलितों के साथ हैं। ठीक है, आप साथ, हम सलाम करते हैं इस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ट्वीट में तो साफ साफ ऐसा लग रहा था कि वो इस हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं और अहिंसा परमोधर्म है। हमने कभी भी हिंसा का हम निंदा करते हैं, हिंसा की बिल्कुल घोर निंदा करते हैं अपने कांग्रेस के मंच से।
तो पहली बात है, हम गांधी जी के विचारधारा के लोग हैं, हम लोग हिंसा पे विश्वास नहीं करते। जो भाजपा के मेरे मित्र बार बार ये बात कह रहे थे, हमने SC ST एक्ट आपकी पार्टी में वो सामने क्यों नहीं आ गए? अपने अजमेर में आए ना, दंगा किया, सब कुछ अपने सामने क्यों नहीं आ गए? देखिए, कांग्रेस के किसी नेता ने फसाद को रोकने की बात करते, खड़े हो जाते उस जगह। देखिए, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य की भाजपा ना इनकी है ना आपकी है। इनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, इनका पूरा लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। क्राइम वाले कमिश्नरेट पे डालते रहे, कमिश्नरेट वाले DG पे डालते रहे। ये लोग, इंटेलिजेंस इनकी पूरी तरह फेल हुई। बंद का जब ऐलान पहले से हुआ था, उसका व्यापक पूरा उसका ध्यान रखा जाना चाहिए था, उसकी प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस जाके वहां उनको पूरे काम को संभाले। और बार बार अब मैं ये बात भाजपा के मेरे मित्र का मैं एक जवाब देना चाहता हूं। पैरोकार होने का तो दावा आप भी करते हैं ना सर? दलित, मैं तो इन्हीं की बात भी कर रहा हूं। हमने कहा SC ST एक्ट में इन्होंने प्रॉपर पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को इनका पक्ष रखना चाहिए था। लगा ही नहीं। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, कांग्रेस के मन से बोल रहा हूं। भाजपा के नेताओं के कथनी करनी में दिन रात का अंतर है। इनके भरतपुर के विधायक विजय गोयल जी या विजय बंसल जी, उनका क्या नाम है, उन्होंने खुलेआम बाबा साहब अंबेडकर साहब के लिए खुलेआम बयान दिया कि उन्होंने कोई संविधान नहीं बनाया, उनका कोई संविधान में लेन देन, माफी मांगी, बाद में माफी मांगी। तो इनकी विचारधारा इनकी स्पष्ट है। जनसंघ आरक्षण को खत्म करने की बात, अब मेरी बात कहने दीजिए, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। बिहार चुनाव से पहले इनके संघ संचालक बड़ी बड़ी बातें आरक्षण पे कह रहे थे कि आरक्षण पे पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण में नई जातियों को जोड़ा जाना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारा आरक्षण पे तुम्हारा जो भी विचार है, खुल के आओ। ये कोर्ट के जरिए, इधर उधर जरिए रास्ते मत देखिए। आपके कभी विधायक के थ्रू, आप भरतपुर में आपका विधायक है, वो आपके सिंबल पे जीत गया है, आपने उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था, अगर आपकी विचारधारा SC ST एक्ट के खिलाफ नहीं थी। तो आप बातें कर रहे हो, आप खाली विचारधारा की बातें करते हो। कांग्रेस ने यह कहा है कि उन्होंने कानून के लिए, अगर वो आप सड़कों पे आए हैं, गलत नहीं है, अहिंसा नहीं होनी चाहिए थी, हम भी इसके, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की केंद्र और राज्य सरकार की थी। ठीक है, बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी थी, केंद्र की सरकार बीजेपी में है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये बात आप इस बात को लैकिंग तो मानते हैं ना, आप कमी रह गई आप लोगों की कि कहीं ना कहीं आप इस आंदोलन को उतना भांप नहीं पाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब ये जिस तरह का आप दावा करती हैं पार्टियां कि हम दलित समुदाय के साथ हैं, हम दलितों की आवाज बनते हैं। अभी बीजेपी जब कर्नाटक में अमित शाह जी थे, तब वो उन्होंने कहा कि जितना सम्मान दलितों का बीजेपी ने किया उतना तो किसी पार्टी ने नहीं किया। ये सब चुनावी दौरों में, चुनाव के समय ही सब चीजें क्यों याद आने लगती हैं आपको? देखिए, चुनावी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा वहीं पे दलितों का हमेशा सम्मान होता रहा है। जब भी अभी मेरे मनोज जी कहते हैं RSS की बात, RSS के अंदर तो शायद शुरुआत के दिन से ही किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी धर्म नहीं पूछा जाता। वहां कोई व्यक्ति आता है और सामाजिक समरसता का चिंतन करता है, और वहां पर बैठकर जब संघ की, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब अपने कार्यक्रम करता है, तो जिन घरों से भोजन वहां पर पहुंचता है, वहां पर भोजन पैकेट पर लिखा हुआ। हमने भाजपा की, हमने तो कहा कि मोहन भागवत जी प्रश्न खड़ा किया, मोहन भागवत जी ने आरक्षण पे बोला था बिहार चुनाव से पहले। आप भोजन की बात ना करें, आप नहीं करें, आप आरक्षण भोजन के पैकेट पर कहीं नहीं लिखा होता कि ये किस के घर का आया हुआ भोजन है। तो RSS के अंदर शायद सबसे पहले इस देश में सामाजिक समरसता की बात कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रश्न खड़ा करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। जहां तक राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों की बात है, राजनीतिक क्षेत्र के लोग अपना अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी दलित की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने कभी भी ऐसा भी नहीं किया कि दलित के आधार पर वोट मांगो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के भारतीय जनता पार्टी के शासन विकास के नाम पर वोट मांगा है, विकास के नाम पे वोट मांगा है। देखिए, जहां ऊना की बात कर लें, गुजरात के जो गृह राज्य है प्रधानमंत्री का, उस राज्य नागौर में, हैदराबाद में, नागौर के दंगावास में आप ये कहना चाहते हैं, यदि आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में 4 सालों से पहले कभी भी जाति, मैं ये नहीं कह रहा, आप ये कहना चाहते हैं, आप जो दावा करते हैं ना, इसमें मैं आपके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब कार्रवाई नहीं कर पाया, सरकार ने दिया। आप बैठक की समीक्षा कर रहे, 1 बजे बैठ के DG और चीफ सेक्रेटरी बैठ के कल बात हो रही, 1 बजे कर रहे हैं,
एक दिन पहले नहीं कर सकते थे समीक्षा, सारी चीज किस प्रकार की स्थिति होगी, किस प्रकार का आरएसी चाहिएगी, कहाँ क्या चाहिएगा। आज तो बीएसएफ लगा रहे हो, आज आरएसी लगा रहे हो, आज 23 कंपनी भेज रहे हो, कल 30 कंपनी भेज रहे हो। क्या पहले से सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी। इन लोगों को शुरुआत में ही अगर कहते कि आप शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कीजिएगा, अगर किसी प्रकार से विनती करके दुकानें बंद करते तो ठीक है, लेकिन क्योंकि किसी प्रकार से छोड़ दिया गया खुला, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्रशासन के लोग शांति आपके मुख्यमंत्री को समीक्षा नहीं करनी थी, वहीं पर बैठकर यदि आग में घी डालने का गृह मंत्री को नहीं करनी चाहिए समीक्षा। मैं कर रहा हूँ, आप ये तो कुछ भी करेंगे, शासन जिसे आज होता है उसको शासन के मानना चाहिए। काम किया बस सामने। अभी वक्त एक ब्रेक का चला और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। और इस खास तौर पर हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि क्या इतने सालों के बाद भी दलित समुदाय को राजनीतिक पार्टियां केवल एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, उनके साथ छलावा करती आ रही हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। चर्चा हो रही है दलित जो अधिकार है उसके मुद्दे पर कि आखिर दलित समुदाय क्या केवल वोट बैंक के लिए है, और जो खास तौर पर जो हिंसा भड़की है एससी एसटी एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के बदलाव का जो निर्णय था उसके बाद से ये कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को खत्म करती है। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप दलित अधिकार केंद्र से जुड़े हुए हैं और दलितों की आवाज उठाते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम भी करते हैं, क्या जैसा कि श्याम जी ने भी कहा, क्या जो आपके समुदाय को जो संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं या विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वो लोग आपको समुदाय की आवाज नहीं उठा रहे ढंग से? क्या वो केवल आपसे वोट लेने का काम कर रहे हैं, और ले रहे हैं तो आप लोग उनका विरोध क्यों नहीं करते? देखिए, जितना रिप्रेजेंटेशन और जितने मुद्दे दलितों के हैं वो उठने चाहिए विधानसभा में और पार्लियामेंट में, वो नहीं उठ रहे हैं, ये क्लियर है ना, ये क्लियर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है जिसपे हमको मतलब सभी तरह से पूरा जो सोसाइटी है उसको साथ लेके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये आप देखेंगे पूरा छुआछूत का मामला है, ये पूरी अस्मिता का मामला है। तो इसको जब तक आप कलेक्टिव उसमें नहीं करेंगे, जब तक सामूहिक उसमें नहीं करेंगे, ये दलितों की जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर दलितों की भी जिम्मेदारी है कि हम दलितों को कैसे अपनाएं, कैसे उनको सशक्तिकरण, कैसे उसको एम्पावरमेंट करें। क्योंकि देखिए, ये आजकल गांव के साथ साथ शहरों में भी है, शहरों में भी इनविजिबल है। क्योंकि पीयूसी लॉ के इंटर्न ने 2 वर्ष पहले एक सर्वे किया यहाँ पे, वो दलित और मुस्लिम बन के यहाँ पे कमरा ढूंढा उन्होंने, तो एक को भी दलित और मुस्लिम बन के कमरा नहीं पाया। सबसे पहले ये पूछते हैं थे कौन का छो थे, उसके बाद जाके जो तो ये बहुत जरूरी है कि मतलब जो कानून बने हैं, कानून की भी प्रभावी क्रियान्वित की जरूरत है। देखिए, न्याय देखना भी चाहिए। अब आपने एक्ट तो ठीक है, एक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक उसकी प्रभावी क्रियान्विति नहीं है, मीटिंग है जो SC ST मॉनिटरिंग विजिलेंस कमेटी है उसकी बैठक नहीं है, और ना ही प्रोसिक्यूशन है उसकी बैठक है, जबकि मंथली बैठक रिपोर्ट करना है। लेकिन आप देखेंगे जब मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, एक्ट को मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इतना सशक्त है, उसमें टाइम बाउंड है कि हर 3 महीने में बैठक होनी चाहिए, हर 6 महीने में होनी चाहिए, हर महीने बैठक होनी चाहिए। आपने आज तक इन्वेस्टिगेशन है उनको स्क्रूटनी किया नहीं जाता, स्क्रूटनी नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन कहां से होती, और जो उनको कितने सीओ ने इन्वेस्टिगेशन करे, कितने फाइनल कन्विक्शन तक पहुंचे, कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, तो हम कैसे समझें कि मतलब दलितों को न्याय मिल रहा है? जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग विजिलेंस कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग विजिलेंस सिवाय मॉनिटरी कंपेंसेशन के अलावा और कुछ काम नहीं है उनके पास, जबकि उनको ओवरऑल रिव्यू करना था, ओवरऑल पुनर्विलोकन करना है कि एक्ट की पालना कौन से उसकी पालना हुई है, कौन से उसकी नहीं पालना हुई, क्योंकि अदरवाइज तो एक्ट का मनसा ही खत्म है। एक्ट आप देखेंगे पर्पज है कि कोई भी एक्ट बनाया जाता है उसके पीछे स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो पर्पज तो सर्व हो नहीं, अमेंडमेंट हो गया, जैसे उसमें 60 डेज में 60 दिन में तो ट्रायल पूरी होनी चाहिए, 60 दिन में अन्वेषण पूरा होना चाहिए, लेकिन अभी तक एक भी केस में तो ना तो अन्वेषण पूरा हुआ है और ना ही ट्रायल पूरी हो रही है। तो ये सब न्याय दलितों को देखना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये जो लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस एक्ट में आखिर परिवर्तन जो उन्होंने किया वो किस आधार पर किया, कि उनके सामने जिस तरह के जो आंकड़े रहे, कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं या झूठा केस लगा दिया या किसी प्रकार का जो सरकारी अधिकारी है जबरदस्ती उसको फंसा दिया गया इस मामले में, ऐसा भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा? देखिए, एक तो मैं बताता हूं, SC ST एक्ट का तो अभी उपयोग ही नहीं हुआ, तो मिसयूज की तो बात छोड़िए, नंबर 1। नंबर दूसरा, ऐसा
इसमें यह है कि सरकार को जो अपना पक्ष रखना था स्ट्रांगली रूप से कि भाई कहां पे आप ये देखिए धारा 4 विलफुल नेग्लिजेंसी की धारा है, उसमें मुझे बताइए एक भी कन्विक्शन में किसी सरकारी सेवक का कन्विक्शन हुआ है तो मुझे बताइए इस एक्ट के अंतर्गत, तो फिर उस एक्ट का मिसयूज का हुआ। नंबर 1। नंबर दूसरा, कभी भी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एफआईआर क्यों लगी, ये इस पे नहीं किया जाता। संवेदनशील कितना एरिया है, इस पे वो नहीं किया जाता। दलितों की सुरक्षा की भावना कैसे रेस्टोर हो। आज तक इतने आप देखेंगे हर साल 60 मर्डर होते हैं, हर साल। राजस्थान की बात बता रहा हूं मैं, 60 मर्डर पे किसी को चिंता नहीं है कि 60 मर्डर हो गए। 60 मर्डर बहुत होते हैं कि एवरेज देखेंगे तो क्यों नहीं हम लोग ये समानता की भाव वो करें, क्यों नहीं सब मिलके एक साथ जो खाई है, बिल्कुल सही कहा अभी आपने कि जो खाई है और ज्यादा बढ़े, क्यों नहीं मतलब हम सब समाज के लोग मिलके और एक समानता के रूप में बात करके दलितों को साथ लेके न्याय मिलके बात करें और एक उसकी अस्मिता की लड़ाई में साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आज इस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं, इनसे खाई पर दो समाजों के बीच में या जो विभिन्न समाज है उनके बीच में खाई आएगी। और हिंडौन का जो वाकया है, जो हिंडौन में घटना हुई, वो इसी का एक उदाहरण है। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का जो भी स्थिति रही और जो भी अब स्थिति उसके बाद जो बनी वो आपके सबके सामने ही है। आपका कहना है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को आप लोगों ने पूरी तरह से, पुलिस ने कोशिश की, लेकिन जैसे कि श्याम जी ने भी कहा कि आप जब आपको पता था कि इस तरह की स्थितियां बन, एक आंदोलन होगा, दलित सड़कों पे होंगे, भारत बंद की बात है, तो उससे पहले एक बहुत ही गंभीर तरीके से इसकी एक रिव्यू किया जा सकता था उससे पहले, और शायद उसको कम किया जा सकता था बहुत हद तक। देखिए, सरकार ने पूरी गंभीरता से पूरे मामले को देखा और देखने पर शायद सरकार ने जो एहतियातन जितने भी काम होते थे उन सबको किया। देखिए, राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थानी प्रदेश में बात करें, तो सरकार को जो पुलिस के इंस्ट्रक्शंस थे, पुलिस को जो डायरेक्शंस थे, उन सब के साथ पुलिस ने अपना काम किया। पुलिस को डायरेक्शंस थे गोली चलाना या लाठी चार्ज करना, और बहुत बड़ी संख्या में यदि उग्र पुलिस होती तो शायद उग्र आंदोलन और बढ़ सकता था। लेकिन पुलिस ने बड़े संयमित तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है, और ये कहते हैं पुलिस ने अपना काम नहीं किया, मुझे लगता है न्यायोचित बात है। और जहां तक राजस्थान के प्रदेश में आज सामाजिक समरसता की हम सब बैठकर बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि राजनीति को छोड़कर तो राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक पार्टियों ने सामाजिक समरसता को उखाड़ फेंकने का संकल्प शायद हिंदुस्तान से कर लिया है। कहीं कहीं लगता है कि कभी कभी शायद वृद्ध हिंदू समाज को तोड़ने का भी कहीं ना कहीं विषय यहाँ पर सामने आने लगा है कि लिंगायत समुदाय को कर्नाटक के अंदर जिस पर लिंगायत समुदाय के माध्यम से वोटों को बटोरने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वहीं कहीं प्रदेश पूरे देश के अंदर एक सामाजिक समरसता माहौल खराब करके कुछ राजनीतिक पार्टी शायद अपनी रोटियां सेकना चाहती है। तो राजनीतिक पार्टियों को देश सबसे पहले सोचना चाहिए, और मेरा मानना है कि देश हित की बात यदि हम सब मिलकर करें। लेकिन हिंदुओं के साथ जुड़ के हिंदुओं को एक तरफ पोलराइजेशन, हिंदुओं के पोलराइजेशन के आरोप तो बीजेपी पर भी लगते हैं। हिंदुओं को एक तरफ करके बीजेपी चाहती है कि वो वोट बैंक बनाना। क्या हिंदू समुदाय को कई भागों में विभक्त करके वोटों की राजनीति करनी नहीं चाहिए? लिंगायत समुदाय का जो विषय, बहुत बड़ा विषय कर्नाटक में इस समय चल रहा है, भाई को भाई से तोड़ने वाला विषय आपका चल रहा है। क्या जिस इसी का ही आप एक उदाहरण बता रहे हैं, कितना बढ़िया उदाहरण बता रहे हैं कि आपका पूरे देश में देश को विभाजित करने वाली शक्तियां आपके साथ क्या काम कर रही हैं। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को भी खंडित करने का लगातार प्रयास किया जाता रहा, जिस प्रकार के चाहे किन्हीं प्रकार के दंगों की बात करें, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पश्चात कांग्रेस और विपक्षी दलों को लगने लगा था विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आगे बढ़ती जा रही है। कितने बड़े आपके सहयोगी दल कितने बयान दे रहे हैं, उन पे भी बताइए। राहुल गांधी जो बात को राहुल गांधी जी सब कुछ है तो फिर आप राहुल गांधी जी को देश दे दीजिए। राहुल गांधी जी सामाजिक समरसता खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी अगर देश चलाएंगे तो उन्हीं को दे दीजिए। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी आपको सिर्फ सत्ता पक्ष को देश चलाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को, सत्ता पक्ष को तो आप भूल गए, चाहिए उनकी विफलता को भूल गए। और विपक्ष यदि चाहता है कि देश को आग में घी का काम करने का यदि बयान देंगे, और यदि शांति, सत्ता पक्ष आपके बिल्कुल निष्क्रिय हो गया आपके कहने से। राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे देश के अंदर जातीय संघर्ष को पैदा करना प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। श्याम जी, जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय, जब आज सुनवाई हुई उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की 10 दिन बाद हम इसकी सुनवाई करेंगे, और जो विभिन्न पक्ष हैं वो 2 दिन में अपनी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट हमारे सामने सौंपे, उसका अध्ययन करके आगे की सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो साफ कर दिया, देखिए जो एक पूरा एक निर्णय जो आज दिया, ऐसा नहीं था कि एकदम आज ही अगर कोई निर्णय दे देते तो लगता कि भाई सरकार का कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रेशर रहा होगा क्या इस तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का सीधी बात कही कि हम इसको समझेंगे और उसके बाद इस पर निर्णय। देखिए, क्योंकि न्यायालय में सबको, हमारे न्यायालय में न्याय प्रक्रिया में किसी को भी शंकाएं होने नहीं चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि किसी के दबाव में आकर के कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा 2 न्यायाधीश समझदार होते हैं, क्योंकि एक प्रदेश के नहीं होते, वो कहीं के भी आते हैं और वहां न्यायाधीश बनते हैं। अब आप देखिएगा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को, अब क्योंकि अभी तक तो मैं
जब 29 साल इस कानून को लागू हो गए जी, जिस प्रकार से कानून की प्रक्रिया को अपनाया नहीं जा रहा, मुख्यमंत्री इसकी पावर कमेटी की बैठक कर ही नहीं रही है, इनके प्रतिनिधि बोल नहीं रहे, फिर हम सब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें उनके सामने जो गई हैं, बिल्कुल, जो तथ्य गए, उसके आधार पर उसने कहा है कि संशोधन करें। आप उनके सामने और तथ्य ले जाइए तो उस पर समीक्षा होगी, सारी बातें होगी। अगर आपकी बातें सही है तो फिर मानेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसी के कहने से करने से नहीं होता, क्योंकि न्याय हमेशा अंधा होता है, उसके आगे तथ्य रखे जाते हैं, उस आधार पर निर्णय करता है। लेकिन जिस प्रकार की घटना आप अधिकारों को लेने के लिए भारत बंद करके हिंसा फैलाए, ये कोई भी किसी को अधिकार नहीं दिया जाता है। आपको आपके अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने का, रैली निकालने का, भारत बंद करने का, आह्वान करने का तो अधिकार है। लेकिन आप कहेंगे कि हम लाठी गोली या मारपीट करके किसी को बंद करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वैसे तो कहते हैं हम दलित हैं, शोषित हैं, इस प्रकार की घटना करके तो आप क्या कहलाएंगे वहां पर? वहां भी न्यायालय आपको क्या कहेगा? आप दलित थे तो आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई हमारा शोषण हो रहा है, हम इसके प्रति न्यायालय के विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन, तो लोग संपत्ति कहते होता। लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम लाठी गोली के आधार पर, क्योंकि सब लोग ठीक है, सभी लोग दंगाई नहीं होते। जिस प्रकार का वातावरण बनाकर के दूषित वातावरण करने का प्रयास किया कि दलित तो आतंकवादी हो गया है, दलित तो इस प्रकार के हो गया है, तो दलितों का उपयोग राजनीतिकरण हो जाता है। जहां राजनीतिकरण हो जाता है तो उस आंदोलन का रूप ही अलग हो जाता है। अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी, अब मेन बात तो भूल गए दलित। अब दलित क्या कहेंगे कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, जिनके बच्चे मर गए, जिनकी तबाही हो गई, अब वो पूरी जिंदगी इसको किस प्रकार से भोगेंगे वो तो वो जाने। लेकिन आप शांतिपूर्वक करके पूरा प्रदर्शन करते, पूरे देश में माहौल करते कि हमारे प्रति इस तरह का हो रहा है और न्यायालय ने भी हमारे साथ ठीक नहीं किया, हमारे सरकार हमारी आवाज को उठाए वहां पर जाकर के। सरकार भी जिस दिन कह रहे हैं भारत बंद है, उस दिन कह रहे हैं कि हम आज याचिका करने जा रहे हैं। आप पहले कर सकते तो 2 दिन पहले सारी बातें हो सकती थी। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था कि भाई जब आप 7 दिन बाद, 8 दिन पहले, जब अगर आपके देखिएगा एक केंद्रीय मंत्री जा सकते हैं, शिव पार्टी वाले पासवान जा सकते हैं दूसरे दिन, आपको जाने में तथ्य रखते हैं तो आप समझाइए, लोगों को बात कीजिएगा। सारे मुख्यमंत्री, सारे विधायकों को सबको कहते हैं कि आप समझाइए जाकर के कि हम आपकी चीजों को तथ्यात्मक रूप से रखने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें चाहिएगी, इसलिए क्योंकि पूरा देश का मामला है, कोई एक राज्य का मामला नहीं, एक उसका मामला है। ऐसी स्थिति में क्योंकि आपके सामने बातें आ रही है कि जब 29 साल का एक्ट लागू हो गया, उसका उपयोग ढंग से नहीं हो रहा, उसकी पावर कमेटी की बैठकें नहीं हो रही है, तो आखिर न्याय मिलने के लिए तो निश्चित रूप से जागरूक किसको होना पड़ेगा? जिसके लिए कानून है उसको जागरूक होना पड़ेगा। इनके जनप्रतिनिधि उनको जागरूक करना ही नहीं चाहते। ये कमी है इस समाज में, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज नहीं है, इसलिए आज पिछड़ रहा है। जब ये बराबर की आने की स्थिति में टाइम लगेगा निश्चित रूप से, तो इनके अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? इनके पढ़े लिखे लोग करेंगे, इनको समझाएंगे। हमारा भी दायित्व बनता है कि भाई आपके प्रति शोषण हो रहा है तो हम उसका संरक्षण देंगे। जब विश्वास दिलाएंगे सारे लोग, तो ये भी आज जो पहली स्थिति थी वो आज स्थिति नहीं है, और आने वाले समय में स्थिति बदलेगी। ऐसा नहीं कि सारी स्थिति एक जैसी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि कानून जिसके लिए बना उसको लाभ नहीं मिल रहा, वही लोग कह रहे हैं, तो आखिर किस प्रकार से वातावरण बने, वातावरण सुधरे, इसका प्रयास सबको करना चाहिए। शोषित है उसको न्याय मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। उसको सबको संरक्षण देने की जरूरत है और दिया जाना चाहिए। हाँ, कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि 10 जुलाई 2015 का हमारी PIL में जजमेंट है, जिसमें स्टेट को ये डायरेक्शन दिए कि यदि कमेटी फॉर्म नहीं है और नहीं हुई है तो 1 महीने के अंदर कमेटी गठित करे, और 1 महीने कमेटी गठित करके एज पर लॉ उनकी मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन 10 जुलाई 2015 से आज भी जो बैठक है, जो हाई पावर कमेटी की, वो बैठक नहीं हुई है। तो मतलब ये है कि जब जुडिशरी का जो डायरेक्शन है वो बाइंडिंग है, उसके बावजूद भी नहीं हो रही, तो जनप्रतिनिधि और बाकी उसमें आवाज उठाने का इतना ज्यादा कुछ, अब जैसे यहाँ पे भी 1-2 MLA ने इस सेशन में आवाज उठाई थी, लेकिन अभी तक उनका कुछ आंसर ही नहीं आया। तो नहीं, मैं तो विधानसभा रेगुलर से देखता रहा हूँ, इस मामले में लेकर के किसी भी विधायक ने बोला ही नहीं, ना क्वेश्चन करना, ना तो इसने ध्यानाकर्षण आया, ना क्वेश्चन आया, न कोई आया, मैंने देखा नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा 34 में से 32 तो बीजेपी के हैं, वो बोलेंगे नहीं सरकार में। अब आपको कहना, इनको जगाना पड़ेगा कि आप बोलिए हमारे लिए, आप सारी चीजें बताइए, क्योंकि वहां पर माहौल नहीं है। माहौल बनने के पर निश्चित, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कौन है?
अगर वहां संरक्षण नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा आपको संरक्षण? तो ये सारी चीजें जब आपके लोग वहां बैठे हो, कानून बनाने वाली जगह बैठ जाए और वो आपको संरक्षण नहीं दे तो किसकी कमी है? ये तो आपके समाज की कमी रह जाती है कि जो लोग पढ़ गए वो दलितों को, जो बेचारे पिछड़े हैं, उनको आवाज उठाने का मौका नहीं देते। उनको चाहिए कि अपने समाज में जाकर के प्रचारित करें, उनको उत्साहित करें और उनको संरक्षण देने का काम करें। ये काम तो कौन करेगा? समाज के लोग, जो पढ़े लिखे लोग, जो आप ही के होंगे, उनको देना पड़ेगा और हमारे लोगों को भी उसको संरक्षण देने का काम। लेकिन जब तक सामने चीजें आएगी नहीं तो ये सारी चीजें होगी नहीं, क्योंकि समाज को हमेशा शिक्षित करने का काम आपको करना पड़ेगा। आने वाले समय में एक यही मूल मंत्र है कि जब आप शिक्षित हो जाओगे तो सारी चीजों से छूट जाओगे अपने आप। बिल्कुल, शिक्षित नहीं होगे, अनपढ़ रहोगे तो शोषण होगा आपका। आपके लोग भी शोषण करेंगे, हमारे लोग। ये नहीं कि जातिगत आधार पर शोषण होता है, शोषण उसका होता है जो कि समझदार व्यक्ति नहीं होता, कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता, उसके पास नहीं होता, तो उसका शोषण निश्चित रूप से समाज करता आया है, कोई भी समाज हो। तो इसलिए आपको निश्चित रूप से अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति होनी चाहिए, अपने बच्चों को किस प्रकार से नौकरी मिले, किस प्रकार से अपना धन, ये सारी चीजें सब हो जाएगी तो कोई भी शोषण होएगा ही नहीं। श्याम जी, फिर आऊंगा आपके पास। मनोज जी, एक सबसे बड़ी बात कि जब इस तरह का मामला हो जाता है, जब जैसे लक्ष्मीकांत जी ने भी कहा कि कांग्रेस के समय में जो हालात रहे, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है, तो चूंकि दलित उस दौरान कांग्रेस ने क्या किया दलितों के लिए, क्या कुछ विशेष स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ? ये जो आरोप और प्रत्यारोप होता है, इससे समाज का भला तो हो नहीं सकता। अब जब ऐसा ट्वीट भी आ गया राहुल गांधी का कि तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी जरूर लगा कि वो उस बात को शायद उतनी उन्होंने उस बात को उकसाने का एक तरह से उकसावा दिखाई दिया उसके अंदर कि हम आपके साथ हैं और आपको सलाम करते हैं। ठीक है, अपने हक के लिए आप सलाम करते हैं, क्यों नहीं राजनीतिक पार्टियां जब जो शोषित लोग हैं उनको उठाने का दिल से कार्य क्यों नहीं करती हैं? क्यों उनको वोट ही समझ रखा है पूरी तरह से कि वोट है तब तक है, वोट आ गया जीत गए हम लोग, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, दलित और आदिवासियों के हक के लिए जितना कांग्रेस के शासनकाल में इनको महत्व मिला, इतना बीजेपी में नहीं मिला। अत्याचार अगर सबसे ज्यादा आप देखें पिछले 4.5 साल में प्रदेश में दलितों पे अगर हुए हैं, जिसमें नागौर का बहुत बड़ा कांड मैं आपके सामने रख रहा हूं, डांगियावास का। मतलब दलितों का कोई न्याय नहीं मिला इनको, दलितों को बहुत अत्याचार हुआ और हम बार बार इसका विरोध करते रहे। आप देखिए, डेल्टा कांड हुआ था, उसमें राहुल गांधी जी जयपुर में आए थे सीबीआई जांच के लिए और बकायदा हमने मांग की, तब जाके सरकार जागी और डेल्टा कांड को सीबीआई को दिया, लेकिन बाद में इन्होंने वापस उसको पुनर्विचार करके सीबीआई से वापसी ले लिया। हमने दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए हमेशा, उत्थान के लिए हमेशा आगे आए और एक अत्याचार हुआ कांग्रेस हमेशा बोली है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये पूरे प्रक्रम के ऊपर जो बातचीत चल रही है, अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, आप देखिए सीएलजी होती है, शांति समितियां होती हैं। मैं थाने, छोटे से थाने का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो क्यों बनाई जाती हैं? वो धर्मों को, समाजों को जोड़ने के लिए बनाई जाती है। सरकार को जब ये इतना बड़ा फैसला आया था, सरकार को 4 दिन पहले बकायदा सब थानों में, सब कमेटियों में, डिस्ट्रिक्ट शांति कमेटी होती है, थानों की कमेटी अलग होती है, शांति समिति, सीएलजी कमेटी, इनको बुलाते, बड़े नेताओं को बुलाते, इनको एक मंच पे बिठाते। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बगैर राजनीति की बात, सभी दलों के नेताओं को बुलाते, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी का था, कम्युनिस्ट, और उनको बिठाकर उनको ये सारी बात समझाते कि ये जो एक्ट आया इस पे इस प्रकार का अगर फैसला है, 29 साल से है, नहीं एक्ट है नहीं, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, संशोधन करके, तो इस पे पुनर्विचार के लिए हम लोग इस प्रकार जा रहे हैं। आप लोग इस प्रकार पे, हम सरकार आपकी पैरवी रखेगी, मजबूती से रखेगी। अभी अगर कोई कमजोरी रही है उसको आगे हम लोग उसको ठीक करेंगे, लेकिन सरकार ने कोई पहल नहीं की मुख्यमंत्री की तरफ से। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आगजनी हुई, वहां किसकी सरकार थी? भाजपा की। मध्य प्रदेश हुई, राजस्थान में हुई, सब जगह भाजपा की सरकार है, बिहार में हुई, वहां भी भाजपा की सरकार है एक तरह की। तो आप बताइए, जहां सबसे ज्यादा आगजनी हुई वहां भाजपा की सरकार है और सरकार मुख देखती है। नहीं हो या नहीं हो, श्याम जी, प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि भाजपा इस बात का दोष दूसरे पे मढ़ती है। सहरा हमारे ऊपर डाल दीजिए, आप जिम्मेवार होंगे। पंजाब में भी देखिए हुआ, लेकिन सरकार ने बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, ऐसी नहीं हुई कि जहां जितनी यूपी में हुई, यूपी में सबसे ज्यादा हुई, यूपी में हुई, एमपी में हुई, यूपी में हुई, राजस्थान में, सभी जगह इनकी सरकार है। ये कहना कि भाई देखिए, जहां
जो कुछ राज्यों में हुई। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सरकार अगर ये 2-3 दिन पहले जागती, मीटिंगें बुलाती, नेताओं को एक मंच पे लाती और इस एक्ट के खिलाफ अगर कोई संशोधन हुआ है उस पर वापस पुनर्विचार के लिए बातचीत रखती तो शायद इतना उग्र आंदोलन नहीं होता। 10 राज्यों में हुआ, बाकी राज्यों में नहीं हुआ। आपके सामने है नहीं सब बातें। भाजपा की अगर कथनी करनी, उनकी इंटेलिजेंस फेल हो रही है तो दूसरों को आप दोष मत दीजिए, कांग्रेस को दोष आप जब दीजिए अगर कांग्रेस की सरकार एक जगह थी, हमने उसमें पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पूरी कोशिश की। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरह से भाई लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई कि या इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो गई, लेकिन आपकी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जब मोदी सत्ता में आए तब उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने बहुत फोकस के साथ कही थी कि दलितों के ऊपर हमारा विशेष ध्यान है, दलितों का हम बहुत चिंता करते हैं, दलित हमारे भाई हैं और उनके लिए हमारी सरकार बहुत सोचती है। लेकिन जो घटनाएं हुई वो दलितों इस आपके कार्यकाल में हुई, और ऐसा विशेष क्या उत्थान हो गया दलितों का आपके कार्यकाल में जो पिछले समय में नहीं हो सका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार अपनी ओर से काम करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से कुछ घटनाओं को बात छोड़ दे तो उसके अलावा अभी मैं तो नहीं समझता कि पंजाब के हिंसा अलग होती है और यूपी की हिंसा अलग होती है। हिंसा होती है और जहां भी आगजनी होती है वो आगे एक से ही होती है। तो पंजाब के अंदर कहीं शांति रही हो तो मुझे लगता है कि पंजाब की सरकार दोषी है, और यूपी में यदि अशांति तो यूपी की सरकार दोषी है। तो निश्चित मान के चलिए कि ये सभी जगह आगजनी घटनाएं फैली, तो इसलिए सभी सरकारें, यदि यूपी की सरकार दोषी है, पंजाब की सरकार भी उतनी दोषी है। तो इसको ये मान लेना कि वो तेरी आग थी और ये मेरी आग थी, ये कांग्रेस की आग थी, बीजेपी की आग थी। आंदोलन को हाईजैक कर लिया। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल राहुल गांधी के स्टेटमेंट को देश के राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट के एक ही आदमी के स्टेटमेंट के पीछे 4 लोग बैठे। आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र में गृहमंत्री है या नहीं? क्या था? केंद्र के गृहमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, चुनाव वाले अपनी जिम्मेवारी तय हो गई। राजनाथ सिंह जी का इस्तीफा दे दो, तो जिस प्रकार राजनाथ सिंह जी को कहो इस्तीफा दे दो, गृहमंत्री होने के नाते नहीं है। अब देश चला रहे गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी है। मनोज जी आपको रोका नहीं, टोका नहीं। अब आपने जो पंजाब और वहां की गृहमंत्री को इस्तीफा दो। राहुल गांधी केवल व्यक्ति नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के। आप उसको एक व्यक्ति क्यों मान के चल रहे हो? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनको निश्चित रूप से इस तरह से नहीं जिस पुलिस स्तर पे क्यों नहीं कार्रवाई है, क्यों नहीं शांति मीटिंगें की गई, शांति समिति क्यों नहीं नेताओं को बुलाया गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जो आंदोलन कर रहे थे उनको बुलाना चाहिए। अरे आपने शांति की अपील क्यों नहीं की? राहुल गांधी शांति की अपील क्यों नहीं की? क्यों नहीं गहलोत जी बोले, क्यों नहीं सचिन बोले कि शांति बनाए रखो? हमारी बात क्यों नहीं की उन्होंने? ये बात एक बार भी नहीं की उन्होंने कि शांति बनाए रखिए। देखिए डिबेट को मैं इसे और ले जाना ही नहीं चाहता। ये तो बड़ी हास्यास्पद घटना होने के बाद ही ऐसा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री ने पहले अपील नहीं की, दिक्कत ये हुई ना, दोनों ही हो जाती है उसमें। ये सरकार आप जो कह रहे हैं अपील नहीं की उनके नेताओं ने, ये कह रहे हैं बयान देते रहे कांग्रेस के नेता, देश को झोंकने प्रयास किया, आग में झोंकने प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी मन की बात बहुत करते हैं, ढंग की भी बात करते हैं, हमेशा ढंग की बात करते हैं, पीएम की भी बात, हमेशा ढंग की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री है। हाँ लक्ष्मीकांत जी अपनी बात पूरी रखिए, क्योंकि ये हास्यास्पद। मैंने जिस प्रकार से देखिए, मुझे लगता है कि मनोज जी विषय से कभी भटकाने का प्रयास भी करते हैं। निश्चित तौर पर इस देश में 17 वर्ष शासन रहा, 55 वर्षों से अधिक समय कांग्रेस शासन रहा। इस दौरान 10-5 वर्षों भारतीय जनता पार्टी शासन भी रहा। कुछ समय भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार रही, बाकी कुछ सरकार गुजराल जी की सरकार, चंद्रशेखर जी सरकार, बाकी सरकार रही। सभी सरकारों ने लगातार दे दो के प्रयास में लगातार। लेकिन आप बहुत ताकत के साथ बैठे हुए। बिल्कुल, अरे सभी ताकत के साथ रहे। नेहरू जी ताकत के साथ, राज्यों में आ गए। मैंने आप बात को सुनने का प्रयास किया। मैं कह रहा हूँ निश्चित ताकत के साथ में है। मैंने कभी बनाया कि ताकत के साथ है, मैं कह रहा हूँ ताकत के साथ कई लोग रहे। आज इंदिरा जी रहे, नेहरू जी रहे, राजीव जी रहे, बहुत ताकत के साथ लोग रहे। और इस देश में हमेशा सभी सरकारों ने, करीब की सभी सरकारों ने दलितों के लिए हित में काम करने का लगातार प्रयास किया। लेकिन जहां तक शोषण और राजनीतिक वोटों के लिए किस इस्तेमाल किया, इस देश की जनता दलित समाज में बखूबी जानता है। मोदी सरकार ने कई सारी बातों पर, यदि मैं बात करूं SC/ST निवारण संशोधन विधेयक कोई लाया तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार लाई। दलितों के खिलाफ अपराध के अंदर कैटेगराइज करने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने किया। सबसे ज्यादा दलित सांसद यदि विधायक कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी। सरकार आपने कोई बात ही नहीं है, तो आपके यदि किसी ने किया देने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने किया। तो जिस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार दलितों के हित में बहुत सारे काम किए, लोक कल्याणकारी काम किए। और जिस प्रकार मैं कांग्रेस को खड़े बात नहीं करती, मैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सभी सरकारों ने जनकल्याणकारी सरकारों ने लगातार किया है। दलित के धमकी और नहीं ढंकी, ये तो आपका विषय हो सकता है, आप हमने तो विधानसभा अध्यक्ष दे रखा है।
विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा अध्यक्ष ने दे रखा है, जो सब विधायकों को कंट्रोल करता है, जो विधानसभा को चलाता है, जो वहां पर बैठ कर उनको सिखाता है, जान बांटते हैं, यदि विधानसभा अध्यक्ष पूरा काम करता है। विधानसभा अध्यक्ष तो सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट होती है, उस पर बैठा रखा है। हाँ, देश के राष्ट्रपति यदि कोई है तो दलित वर्ग से आते हैं। इस तरह आप बात करते हैं शाम जी, आप तो नहीं किया देगा, सीधे तो विधानसभा अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं होता। अब आपके विधानसभा अध्यक्ष तो कंट्रोल करने का काम करता है, उसका विधानसभा अध्यक्ष करता है। नहीं, आप फिर बात भी गलत कह रहे हैं। विधानसभा में केवल विधानसभा के एजेंडा आता है, उसका निर्णय सदन करता है, केवल वो तो प्रोसीडिंग करने का अधिकार होता है। वहाँ क्या होता है, यस नो बहुमत के आधार पर निर्णय करते हैं। आप उनको विधानसभा अध्यक्ष को इतना बड़ा अधिकार वही होता है, केवल संचालन करने का अधिकार है उनके पास, ना कि कोई सरकार के पास ये अधिकार है सारे। लक्ष्मीकांत जी, ये आप राष्ट्रपति जी मानिए, राष्ट्रपति जी भी कह सकते हैं आप, ये वो आपका कहने का संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर दलित बैठे हैं। आप जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, शोभा नहीं देती। आप शाम बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति को लिए आप राष्ट्रपति महोदय के लिए भी कहेंगे, राष्ट्रपति महोदय के कहना चाहेंगे करते हैं, गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष यदि विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बता दीजिए, बीजेपी हो किसी भी पार्टी के दौरान या सत्ता में दलित सांसदों का या दलित सरकारों में दलित समुदाय का बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं रहा। अगर इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व होता तो हो सकता है दलित समुदाय आज उस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में हम चाहते हैं। होते तो अधिकार थे उनके पास। एक चीज और बताइए, क्या अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय अभी 10 दिन बाद सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई भी करेगा, क्या अगर वो निर्णय उस तरह से नहीं रहता है तो क्या सरकार अध्यादेश लाएगी इसमें? देखिए, समय काल परिस्थिति पर निर्भर करेगा। सरकार जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय आने दीजिए, उसके पश्चात चर्चा जब नहीं आता, जब संसद नहीं चलती तो अध्यादेश आता है। आज की स्थिति में अध्यादेश लेने की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है। 10 तारीख पार्लियामेंट 10 तारीख को निर्णय आने दीजिए। देखिए, 10 तारीख के बाद किसी भी भविष्य की परिकल्पना आप नहीं करें। कोर्ट क्या निर्णय करता है, कोर्ट के निर्णय के आधार पर उसके पश्चात कुछ नहीं कर सकते। इस बारे में यदि कोई बात मैं कहूँ तो न्यायोचित नहीं होगी। कोर्ट के निर्णय को आने दीजिए, उसके पश्चात बारे में बात होगी। उसके बाद डिसाइड वो उसी का निर्णय क्या आता है, वो तो पहले आप इस बार अध्यादेश की बात का काम बिल्कुल सीधे तौर पर समय काल परिस्थिति का इंतजार कीजिए। तो पूछ भाई, बीजेपी का अभी मैं आपके सामने कहा कि एक्ट को 29 साल हो गए, उसकी क्रियान्विति का नियम लागू नहीं हो पा रहे हैं, उसकी चिंता होनी चाहिए। अब अगर संशोधन कर नहीं हुआ जो है मौजूदा स्थिति में उसको शोषण का संरक्षण नहीं मिल रहा, अब उसके ऊपर तो बात ही नहीं होकर बीजेपी कर रही है कि हम हाई पावर कमेटी की बैठकें क्यों नहीं हुई। पूरे स्टेट तो इनके पास हो गए ना। आप कहें सारे मुख्यमंत्री को क्या आप उनको बताएं सारी बातें, इनके प्रतिनिधि कहें कि हमारा क्यों नहीं माना जा रहा। समय हमारे पास बहुत खत्म हो चुका है डिबेट का। जिस तरह से जो पूरी एक चर्चा रही, और बिल्कुल सही बात है कि जो भी सरकार, मौजूदा सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही हो किसी भी पार्टी की, जो दलित समुदाय है उसकी आवाज उठाने वाला कौन है, और जो उनके समुदाय के जो लोग हैं, जो नेता प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में या विधानसभा में, वो मजबूती से आवाज उठाएं। और जो दलित जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको भी जागरूक होने की जरूरत है, चाहे वो शिक्षा से, कि वो अपने लोगों को आगे लाएं और उस सही राह पर अपनी जो उनके अधिकार हैं उनके लिए आवाज उठाएं। इस पूरी चर्चा को इसी के साथ, इसी आशा के साथ हम खत्म करते हैं कि आने वाले समय में सामाजिक समरसता बनी रहेगी और समाजों के बीच खाई नहीं उत्पन्न होगी। नमस्कार।